स्टूडेंट माई सेल्फ मोहम्मद शहजादे सर। नाउ आज का जो टॉपिक है वो पूरे के पूरे चैप्टर की समरी के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करूँगा कि एग्जैक्टली क्या इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा। बच्चों, मैंने आपको बताया कि इंडियन इकोनॉमी का जो ये चैप्टर है इसमें पूरे के पूरे सब्जेक्ट है। इसमें पहले जो चैप्टर है इसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी से पहले हमारी इंडिया की इकोनॉमी क्या थी और कैसे कैसे ब्रिटिशर आए, हम पर रूल किया और फिर इसके बाद हमें हमारी रिसोर्सेज का किस तरीके से एक्सप्लॉटेशन किया, हमारी वेल्थ का किस तरीके से यूज़ किया, हमें लैंड का हमारे किस तरीके से यूज़ किया और पूरे के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर लिया अपने हाथों में। और वापस फिर कुछ दिनों जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तब उन्होंने हमें क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, मतलब हमें छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आज़ादी के नाम पर उन्होंने मुझे फ्री कर दिया। तो हम लोग ने पढ़ा था इसमें कि आज़ादी से पहले हमारे पर सबसे पहले हमारे इंडिया में जो व्यापार करने के सिलसिले से जो हमारे इंडिया में जो हम लोग वर्ल्ड फेमस थे, वो किसके काम में वर्ल्ड फेमस थे? हैंडीक्राफ्ट में। और हमारी उस वक्त की 80 से 85% पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चर में और हम एग्रीकल्चर में वर्ल्ड फेमस थे। साथ ही साथ हमारी रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज़ करके हम लोगों ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हमने मोनोपोली स्टेबल की हुई थी। हमारे प्रीशियस स्टोन्स, हाथों से बने हुए ढेर सारी इक्विपमेंट, ढेर सारे जो है मटेरियल्स जो है हम एक्सपोर्ट करते थे और हम जो है द गोल्डन बल्ट्स के नाम से जाने जाते थे। बट क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा, अंग्रेज़ों से पहले एक फारसी जो आया था यूनान की तरफ से, उन्होंने देखा कि इनके पास रॉ मटेरियल ज़्यादा है, लाओ इनसे क्यों ना व्यापार करें। और उन्होंने हमसे व्यापार करते हुए अपनी पुर्तगाल को, यानी वो पुर्तगाली था वहाँ पे उस वक्त उस कंट्री का नाम फारसी था और वो वहाँ से आए थे और हम व्यापार करने लगे। फिर जब ट्रेड करते करते अंग्रेज़ों ने देखा कि ये जो है कंट्री जिसका नाम प्रेजेंट टाइम पुर्तगाल है, वो कंट्री धीरे धीरे डेवलप्ड कर गई है और इंडिया से व्यापार करते हुए, ट्रेड करते हुए, तो क्यों ना हम भी ट्रेड करें। और उन्होंने फिर हमारे पर आकर के हमारे इंडिया से भी इन रॉ मटेरियल को परचेज़ करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमसे ट्रेड करने के लिए बोला। उस वक्त जो पूरे इंडिया पे जो राज करते थे उस राजा का नाम था जहांगीर, जिसको आप सलीम के नाम से भी जानते हैं। और फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया कि रॉ मटेरियल परचेज के फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमें ही बेचते थे, वैल्यू एडिशन करने लगे और इस तरीके से उन्होंने हम पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। और इंडिया पर रूल किया किसने? सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी है और फिर इसके बाद ब्रिटेन की पार्लियामेंट से रूल करने लगे लगभग 200 सालों तक। ठीक है, तो इंडिया जो थी, और बेसिक कॉन्सेप्ट में हम रहते, इंडिया जो थी हब ऑफ रॉ मटेरियल था। ये हम लोग रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे किसको? ब्रिटिशर को, और ब्रिटिशर हमें एज ए फिनिश गुड्स वैल्यू एडिशन करके हमें ही वापस इन सामानों को बेचा करते थे। फिर इसमें हमने 3 पॉइंट बताए थे जिसमें हमने आपको बताया था कि हमें जो है रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया, ठीक है ना, और फिनिश गुड्स के इम्पोर्टर को हम ही को ही मेंटेन किया। द एक्सप्लोटेटेड इंडिया नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का और ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ किया उन्होंने, और हमारी जो वेल्थ थी, जो हमारे पास पैसे थे, उसका अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर इसमें एक टॉपिक बताया था आपको क्लोनियल का मतलब क्या होता है कि जब व्हेन वन वेल्दी नेशन रूल अदर नेशन, दैट इज़ कॉल्ड क्लोनियल। यानी कि जब एक वेल्दी नेशन कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे कंट्रोल करती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इस पर राज करते हैं, इसको क्लोनियल कहते हैं। और जितने दिनों तक राज करते हैं इसको हम लोग क्लोनियल पीरियड कहते हैं। अब इंडियन इकोनॉमिक क्लोनियल पीरियड से पहले क्या थी? पहला था प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी। हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट थे, हम खुद ही सारे काम किया करते थे, किसी से हेल्प नहीं लेते थे। एग्रेरियन इकोनॉमी, हमारा 2/3 पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चर में और हम वर्ल्ड फेमस थे हैंडीक्राफ्ट के वर्क में। तो ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं। फिर हमने आपको एक टॉपिक बताया था कि हम लोग इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो चैप्टर पढ़ने हैं उसमें कौन कौन से मेन टॉपिक पढ़ने हैं कि आज़ादी से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी और किन किन सेक्टर में कैसी थी। जैसे किन किन सेक्टर का मतलब मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, इफ़ आई कैन डू में इफ़ का मतलब होता है इफ़ में आई का मतलब है इंडस्ट्रियल सेक्टर, एफ का मतलब फॉरेन ट्रेड, आई का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, सी का मतलब कुछ नहीं, ए का मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, एन का मतलब कुछ नहीं, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसमें मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व किया था कि 80% पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चर में और
जब उन्होंने देखा कि एग्रीकल्चर में हमारा डेवलप था और हमारी लाइवलीहुड उसी से चल रही थी, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि इनको कंट्रोल करके जो ये लाइवलीहुड वाले अपने जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड पूरे के पूरे अपने रिसोर्सेज को पे थे, तो क्यों ना इनको ख़त्म करके हम इन पे किस तरीके से रूल करें। तो उन्होंने जो रीजंस निकाले कि हमारी एग्रीकल्चर को कैसे रोक सके। पहला लैंड सेटलमेंट सिस्टम उन्होंने बना दिया, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बना दिया, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बना दिया और स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट बना दिया, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको सारे टॉपिक्स कवर करवाए हुए थे। ठीक, फिर सेकंड था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर उस वक्त कैसा था कि हम लोग जब तक अंग्रेज़ नहीं आए थे तब हम वर्ल्ड फेमस थे किसमें, हैंडीक्राफ्ट के कामों में, यानी हमने पूरी मोनोपोली स्टेबल कर रखी थी, हमसे बेटर तो हो ही नहीं सकता था कोई। ठीक है, मगर जब देखा अंग्रेज़ों ने कि इनकी इंडस्ट्रियल सेक्टर हमसे ज़्यादा बेटर है, बूस्टअप है और मोनोपोली स्टेबल करके रखे हुए हैं और अपनी इंडस्ट्री के बेस पे ये हमसे कहीं ज़्यादा डेवलप ना हो जाए, तो उन्होंने क्या किया, ढेर सारे रूल एंड रिस्ट्रिक्शंस लगाने स्टार्ट कर दिए। उसके रीज़न क्या थे कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो क्या हो गया, बैकवर्डनेस पे चला गया, पीछे जाने लगा और पूरा का पूरा तबाह हो गया। तो पहला रीज़न था डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। एक्सपोर्टर हमें ही बना दिया रॉ मटेरियल का, इम्पोर्टर हमें ही बना दिया किसका, फिनिश गुड्स का। तो इस वजह से भी हम डेवलप नहीं कर पाए। फिर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी, हमारी जो ट्रेड पॉलिसी उन्होंने डिसाइडेड की थी वो अलग थी। वो कहते थे कि ब्रिटेन में कोई भी सामान बेचो या खरीदो, रॉ मटेरियल अगर बेचो तो भी टैक्स, खरीदोगे तो भी टैक्स। मगर जब वहाँ के पर्सन यानी ब्रिटिशियर पर्सन जब जो है कोई भी गुड्स को बेचते थे या खरीदते थे उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। हाई लेवल ऑफ फैक्शनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था। इसमें मुझे याद है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है खुशी को नहीं समझ आ रहा था, वो मुझसे पूछी थी और मैंने बताया था उसको। फिर इसके बाद लैक ऑफ कैपिटल गुड्स क्या थी हमारी, लो लेवल ऑफ जीडीपी इसमें थी, चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड एंड लिमिटेड रूल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है इतना। फिर हमने बात किया था भाई किसके बारे में, फॉरेन ट्रेड के बारे में। फिर हमने बात की थी फॉरेन ट्रेड के बारे में, जिसमें फॉरेन ट्रेड में मैंने एक्सप्लेन किया था कि बिफोर कॉलोनियल रूल इंडिया हैज़ मोनोपोली पावर ऑन एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एंड प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो हमने फॉरेन ट्रेड में हम जो है फॉरेनर को हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में मोनोपोली स्टेबल करके फॉरेन में हम सामान को अच्छे सी कॉस्ट पे अच्छे से प्राइस पे बेचा करते थे। मगर जब इन्होंने ब्रिटिशर ने देखा कि ये फॉरेन ट्रेड में जो है ज़्यादा डेवलप्ड कर रहे हैं, तो क्यों ना इन पे जो है फाउंडेशन लगाया जाए। तो क्या किया उन्होंने, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बना दिया। मोनोपोली कॉलोनियल ऑफ ब्रिटिश रूल, हमारी जो मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, जो हमने मोनोपोली स्टेबल करके रखी हुई थी, उन्होंने हम पर रूल करके उन्होंने कहा कि जो भी सामान बेचोगे हमें ही बेचोगे और बाकी किसी को नहीं बेचोगे। और ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, हमारी जो वेल्थ थी वो उन्होंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा बहा दिया। जिसमें मैंने आपको बताया था कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश गुड इंपोर्ट हम ही को ही करते थे। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, इसमें मैंने बताया कि इन्होंने जो है जो भी ट्रेड करने के लिए जो भी इन्होंने फैसिलिटी दी वो जो है अपने लिए ही की। इन्होंने रेलवेज एंड रोडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन किया, मगर अपने फ़ायदे के लिए। क्यों? क्योंकि इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होता था। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल और एक्सपोर्ट एंड सरप्लस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। और इन्होंने हमारी इंडिया की वेल्थ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। इन्होंने कॉलोनियल पीरियड के अंदर जो है ब्रिटिश के रूल एंड रेगुलेशन को बनाया, ढेर सारे जो है वो कोड्स बनाए और वहाँ पे उन्होंने कोतवाली वगैरह चीज़ें बनाई। ठीक है ना। यानी जितनी भी कंट्रोल करने के लिए जो भी उनके पास चीज़ें थी, नीड थी, उन्होंने अपना हिसाब उन्होंने उनको मेंटेन किया। ठीक। तो फॉरेन ट्रेड को भी उन्होंने इस तरीके से हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया कि वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसमें हमने बताया था आपको कि कितने लोग उस वक्त जो है एग्रीकल्चर के काम में इन्वॉल्व थे, कितने लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वॉल्व थे, कितने लोग सर्विसेज सेक्टर में इन्वॉल्व थे। ठीक है ना। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। और फिर इसके बाद था हमारा डेमोग्राफी प्रोफाइल में हमने बताया कि उस वक्त जो है जो बर्थ रेट थी, जो डेथ रेट थी, वो क्या थी। पहला इसमें 3 स्टेज थे। पहला स्टेज में था बर्थ रेट हाई थी, डेथ रेट हाई थी। बर्थ रेट ज़्यादा थी, डेथ रेट कम थी, एंड बर्थ रेट कम थी और डेथ रेट भी कम थी। तो इसको हम लोग कहते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड इंडिया वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शंस इंडिया हैज़ अटेंड
सेकेंड फेज़ इन 1921, ठीक है ना। हाई बर्थ एंड डेथ ये बताया पूरा चीज़ें आपको। इसमें मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे लिटरेसी रेट कैसी थी, और वहाँ पे उस वक्त जो है 7 सालों तक जो भी किसी को कोई भी एक विषय यानी कोई भी एक लैंग्वेज जो पढ़ना लिखना बोलना आता था उसको लिटरेट कहा जाता था उस वक्त। यस एग्जैक्टली स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद पुअर हेल्थ फैसिलिटी हमारी थी, हाई इन्फ्लेंट मोर्टेलिटी रेट था हमारा, लो लाइफ एक्सपेंसी थी हमारी जो है हम जो है बहुत बीमारी के कारण हमारी हेल्थ फैसिलिटी ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से क्या खाएं क्या नहीं, हमारी हेल्थ ख़राब होती थी, जिससे जो है बहुत जल्द से जल्द जो है लोग मर जाया करते थे। क्लियर है इतना। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट मैंने बताया था आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब मैंने बताया था कि अच्छे रोडीज़ वगैरह नहीं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी मदद से हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सके, जिनकी मदद से उसको हम लोग क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड था, रेलवेज़ था, एयर वाटर ट्रांसपोर्टेशन थे, कम्युनिकेशंस थी, ठीक है ना। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल में कैसा जो है ब्रिटिशों ने पॉजिटिव रूल उन्होंने दिया, क्योंकि ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम किया। रेलवे लाइनें वगैरह बिछाई तो वो उखाड़ के तो लेके नहीं गए ना, वो तो हमें ही दे के गए। तो उनकी डेवलपिंग से, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर रूल एंड रेगुलेशन बनाने के बाद हमने ही उनके सारे के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर लिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया आज़ादी के बाद। तो इसमें था सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री इन फूड ग्रेन, बटर में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जिसमें हमने अकाउंटिंग करना सिखाया था आपको, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और फिर उस वक्त जो है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंदर इंडिपेंडेंस, उस वक्त जो है 6 तरीके की इकोनॉमी उस वक्त वर्क करती थी। पहला था कॉलोनियल इकोनॉमी, सेल्फ फ्यूडल इकोनॉमी, स्टेगनेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी एंड डिप्लेटेड इकोनॉमी, एंड लास्ट में था हमारा एम्प्यूटेड इकोनॉमी। मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई थी बेटा। और अगर अब जो है किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सर नोट्स मेंटेन करना है, मुझे नोट्स दे दीजिए, ठीक है। तो मैं पिक्चर खींच करके मैं आपको क्लिक करके मैं आपको दे दूंगा, आप एज इट इज़ नोट्स मेंटेन करिए। कोई भी अगर हेडिंग के कोई टॉपिक नहीं समझ आएंगे तो अपनी बुक में से उसका डिफिनेशन मेंशन कर लीजिएगा, तब भी नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।